कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये प्रश्न बैंक के प्रश्न है ना। तो ये गद्यांश है। इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं अब आपको प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न पहला क्या है? पुरुष एक दिन स्त्री के गोद में होता है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर क्या लिखना है? तो उत्तर यहाँ पे नीचे में दिया है। पुरुष एक दिन स्त्री के गोद में होता है। पंक्ति का आशय है कि प्रत्येक पुरुष का लालन पालन करने वाली उसकी माँ एक स्त्री होती है। लेखक ने ऐसा कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा अपनी माँ की गोद से प्रारंभ करता है, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा। इसके बाद दूसरा जो ख प्रश्न है वो क्या है? जहाँ भी प्रेम, करुणा और दया वहाँ स्त्री मौजूद है। कथन से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या लिखना है? उत्तर में लिखना है जहाँ भी प्रेम, करुणा और दया है वहाँ स्त्री मौजूद है। कथन से लेखक का तात्पर्य है कि सामान्यतः प्रत्येक स्त्री के सहज गुण प्रेम, दया और करुणा, ये गुण उसे जन्मजात मिलते हैं, जिसके कारण उनका स्थान पुरुष से भी ऊपर होता है। ग प्रश्न है, नारी के किस गुण का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है तथा उसका उपयोग किस प्रकार हो सकता है। उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा नारी के पास आधी से भी अधिक बड़ी शक्ति है जो सोई पड़ी है। इस शक्ति का विगत 5000 वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो पाया है। इसका उपयोग तभी हो सकता है जब स्त्रियां यह तय कर ले कि उन्हें पुरुषों जैसा कभी नहीं बनना है। आगे देखो, स्त्रियों के विषय में लेखक क्या सोचते हैं। उत्तर क्या लिखना है? उत्तर आपको लिखना है स्त्रियों के विषय में लेखक सोचते हैं कि स्त्रियों के पास महान शक्ति सोई हुई है। इसके बाद लास्ट जो प्रश्न है, नहीं लास्ट नहीं और इसके बाद है, लेखक ऐसा किस आधार पर सोचते हैं कि दुनिया की आधी से अधिक ताकत स्त्रियों के पास है। तो उत्तर देखो यहाँ पे, लेखक की दृष्टि में दुनिया की आधी से अधिक ताकत स्त्रियों के पास इसलिए है क्योंकि बच्चे उनकी छाया में पलते हैं और वे जैसा चाहे उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट मतलब च वाला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। एक सेकंड, ये बार बार जूम से इन क्यों हो रहा है? ठीक है, जूम आउट हो रहा था, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, जूम आउट। आके देखो, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, ठीक है। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पे देखो, नारी शक्ति या प्रेम, करुणा, दया की पर्याय नारी। आप इन्हें ले सकते हैं, दो है यहाँ पे, या तो आप इसका शीर्षक ले सकते हो नारी शक्ति या प्रेम, करुणा, दया की पर्याय नारी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पढ़ते तो और भी निकलता। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको एक कविता दिखाई दे रहा होगा, ये एक कविता है, ठीक है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया हूँ, इस प्रकार से एक कविता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कविता को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नीचे में इसका भी वही सेम प्रश्न उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये कविता मैंने सोचो पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। अभी ही तो देखो यहाँ पे फिर से आ रहा है ना, मतलब वो जो पंक्ति है इसका अर्थ पूछेगा वो, तो क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के अर्थ में। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन वन की तरह है। किस तरह बसंत के आने पर वन हरा भरा और आकर्षक हो जाता है, उसी तरह से कवि के जीवन में भी आनंद और उल्लास का अब आगमन हुआ है। इसके बाद देखो ख क्या है। मैं ही अपना स्वप्न मिदुल कर फेरूंगा निद्रित। कलियों पर पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे यहाँ पे देखो, ये रहा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसके मन में कलियों की तरह जो मधुर भावनाएं सोई पड़ी हैं, उसे उन पर अपने स्वप्न मृदुल कर को फेरूंगा, अर्थात उन भावनाओं को जागृत कर अपने सपनों को साकार करूंगा, कह रहा है। इसके बाद देखो ग, कवि ने यह क्यों कहा कि अभी न होगा मेरा अंत। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि के मन में जीवन के बसंत को भोगने की चाह विद्यमान है। घ देखो, प्रत्यूष शब्द का सही अर्थ क्या है। तो उत्तर रहेगा
प्रातः काल का समय। अंगा देखते हैं, सोई कलियों को कवि कैसे जगाना चाहता है। उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे यहाँ पे घ है, ये रहा। सोई हुई कलियों को कवि अपने हाथों के कोमल स्पर्श से जगाना चाहता है। फिर च है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है। ठीक है, तो शीर्षक क्या लिखोगे? तो शीर्षक जब आप पढ़ोगे तब इसे लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है, चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे शीर्षक में क्या डाल सकता हूँ। तो बिना पढ़े ये आगे का टॉपिक भी लिख सकते हैं, अभी अभी ही मैं आया हूँ, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, ये भी शीर्षक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, बिजली विभाग के कर्मचारी की मिली भगत से आपके क्षेत्र में बिजली चोरी एवं उसके कारण होने वाले दुष्परिणाम को ध्यान आकर्षित करते हुए क्या लिखना है? आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? देखो, जब भी शासकीय कर्मचारी को लिखते हो, मतलब किसी अधिकारी को लिखोगे, जैसे प्रिंसिपल आपका है तो वो भी शासकीय कर्मचारी है। ठीक है, या बैंक में लिखोगे तो बैंक को भी वैसे ही लिखोगे। ठीक है, कलेक्टर को लिखोगे, डीएम को लिखोगे, एसडीएम को लिखोगे, जिसको भी लेटर लिखोगे आपको हर में लिखना होता है सेवा में। सेवा में 11th और 12th के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि सेवा में मत डालना वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि आप लोग आ गए हैं 11th में, 10 तक के सेवा अच्छा लगता है, सेवा दे रहे थे, अब सेवा बंद करते हैं। अब लिखेंगे प्रति, लिखेंगे। ये प्रति का अर्थ भी सेवा में ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रति कहूँगा हर बार प्रति। ठीक है, सेवा में नहीं लिखना है, प्रति लिखना है, सेवा में की जगह में। ठीक है, तो प्रति लिख देना। इसके बाद जैसे बाकी लिखा है ना, उपमंडल अधिकारी, विद्युत विभाग बरेली, ठीक है, ये सब सेम लिखना है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल को लिखते तो क्या लिखते? प्रति प्रिंसिपल महोदय। सेवा में नहीं लिखना है आपको, प्रति प्रिंसिपल महोदय लिखना है। फिर अपने स्कूल का नाम डालते हो, जिस स्कूल का प्रिंसिपल है उसका नाम रहता है ना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को डालोगे तो अपने स्कूल का नाम डालो। लेकिन मान लो अगर जिलाधीश को अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे? जिलाधीश, तो अपने जिलाधीश को लिखोगे तो बेमेतरा लिखोगे ना, तो इसी तरह से ये बरेली लिखा है यहाँ पे। ठीक है, शासकीय हर एक लेटर एक जैसा होता है, बस इसके फॉर्मेट को आपको समझना है कि इसे बनाया कैसे जाता है। बहुत आसान है, जैसे कि प्रति में लिख दो, अब उपमंडल अधिकारी विद्युत विभाग बरेली, विषय बिजली की चोरी महोदय। ठीक है, तो विषय है बिजली की चोरी के कारण। उसके बाद महोदय, बाकी कैसे चोरी होता है, किस कारण होता है, कितने बजे होता है, ये चीज़ आप लिख रहे हैं शिकायत में। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखना होता है। जैसे कि एक सजग और त्रस्त नागरिक होने के कारण मैं आपका ध्यान अपने नगर में सरेआम हो रही बिजली की चोरी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे नगर के साथ सटी हुई अमर कॉलोनी में लोगों ने अपने घरों के बाहर जा रही बिजली के तारों से बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं। उनके घर में बिजली के मीटर मौजूद है, फिर भी वे पानी की मोटर, बिजली की प्रेस या कोई औद्योगिक इकाई चलाने के लिए अवैध कनेक्शन किए हुए हैं। इस कॉलोनी में कई लोगों ने छोटी मोटी औद्योगिक इकाइयाँ लगा रखी हैं, जिससे बिजली की काफ़ी खपत होती है। पास में एक आटे की चक्की भी है, जिसका मालिक सीधे तारों से बिजली लेता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस खुलेआम बिजली की चोरी को रोकें। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद आपको भौतिक और सक्षम जो भी चीज़ लिखना चाहते हो आप, ठीक है, तो वो लिख सकते हो। भौतिक लिखोगे, आपका आज्ञाकारी नहीं लिखना है। आपका आज्ञाकारी सिर्फ आप लिखोगे अपने प्रिंसिपल को जब लेटर लिखोगे तब लिखोगे आपका आज्ञाकारी। बाकी हर जगह आपको भौदी ही लिखना है। ठीक है, हर जगह भौदी लिखना है, और लड़की है तो भौदिया लिखना है। ठीक है, ठीक। और ये सब चीज़ ना राइट साइड में लिखना है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये राइट साइड में आपको लिखना है, दिनांक के छोड़ के। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, एक और लेटर इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बैंक में है। अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कई महीनों से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तब प्राचार्य को लिखोगे तो देखो मैंने बताया था ना कैसे लिखना है, सेवा में की जगह में प्रति कर देना है। इसके बाद प्रधानाचार्य, प्राचार्य महोदय ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वन स्थलीय विद्यालय रायपुर से है, छत्तीसगढ़। विषय क्या है? अंग्रेजी की पढ़ाई, विषयक, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, महोदय क्या लिखोगे? निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। अब 11वीं की बात करें तो 11वीं लिखोगे, है ना। विगत 3 माह से हमारी कक्षा में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको भी ज्ञात है कि वर्ष के दौरान में श्रीमती सतीश अंग्रेजी पढ़ाती थी। हमारा अंग्रेजी का पाठ्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ था
कि उन्हें 3 माह के लिए चिकित्सा अवकाश में जाना पड़ा, तभी से हमारी कक्षा अव्यवस्थित हो गई। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या है आगे और लिखोगे, आपने बीच में श्रीमती मीनाक्षी को हमारी कक्षा में भेजा, उन्होंने हमें पुनः प्रारंभ से पढ़ाना शुरू किया, अभी उन्होंने 5 दिन ही कक्षा प्रारंभ की थी कि उनका स्थानांतरण हो गया। त्रैमासिक परीक्षा में मात्र एक छात्रा उत्तीर्ण थी, अब हमारी 6 मासिक परीक्षा संपन्न होनी है, मतलब 6 माह ही बोल रहे, हमें इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं है। यदि अब भी हमारी कक्षा के अंग्रेजी के अध्यापक की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। कक्षा की सभी छात्राओं का निवेदन है कि आप हमारी कक्षा के लिए एक अंग्रेजी विषय हेतु अतिरिक्त कालखंड की व्यवस्था करें, जिससे हमारी अंग्रेजी विषय की क्षतिपूर्ण हो सके। आशा है कि आप तुरंत कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारिणी शिष्या, इस तरह से इसमें लिखोगे। ठीक है, बाकी जगह आपको हर जगह क्या लिखना है, जैसे कि अगर प्रिंसिपल को नहीं लिखते हो तब बहुधी लिखना होता है हर जगह। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो प्रश्न है, समूह संचार का क्या आशा है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर आपको लिखना है। तो देख लेते हैं समूह संचार क्या होता है। देखो ये है डिजिटाइजेशन के बारे में है, तो डिजिटाइजेशन के बारे में तो मैंने खुद पढ़ाई किया है, तो मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो समूह संचार क्या होगा, एक तो वार्तालाप होता है समूह संचार। ठीक है, लोगों के बीच में जाकर बैठना, उनसे चर्चा करना, ये कहलाता है समूह संचार कहलाता है। भाषण होता है, जुलूस होता है, ये सब समूह संचार के उदाहरण हैं। तो ये एक बार पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें रहेगा, यहाँ भी लिखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद प्रिंट मीडिया कह रही है, ये भी प्रिंट मीडिया भी बहुत आसान है। ठीक है, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है, छपाई वाले संचार माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, इश्तिहार, ये सब है। आगे देखो, इसके बाद है कूटीकरण या एन्कोडिंग। ठीक है, क्या अर्थ है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये भी डिजिटाइजेशन से, कंप्यूटर से संबंधित। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एन्कोडिंग कहलाता है। सफल कूटीकरण उसे कहते हैं जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, संचारक जो कहना चाहता हो, प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे, ये होता है। ठीक है, आगे देखो, मौखिक संचार का क्या आशा है, ये भी वही है, डिजिटाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, कंप्यूटर डिजिटाइजेशन का मतलब आप समझना कंप्यूटर से। ठीक है, वही तो डिजिटाइजेशन है, और क्या है, हम हर चीज़ों को इंटरनेट चलाते हैं तो कंप्यूटर ही है। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित को डिजिटाइजेशन ही कहेंगे। तो ये मौखिक संचार क्या है, देखो मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन से बात करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइक लगा होता है ना, तो दूसरे की तक पहुंचाएंगे तो बहुत दूर तक के हैं, तो क्या लगाते हैं, बड़े बड़े बॉक्स लगा देते हैं जिससे लोगों तक बात पहुँच सके। आगे देखो, इसके बाद संचार माध्यम से आप क्या समझते हो कहेगा, तो क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरण जैसे हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे और वायु तरंगे के सहारे से हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंग हमारे स्पर्श संवेदन इशारे आदि भी संचार के माध्यम से बनते हैं, परंतु हम इनकी मूल कारणों को संचार माध्यम नहीं कहते हैं। ठीक है, ये होगा। आगे देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाशित किया गया। ये भी जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, ठीक है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। पश्चिम बंगाल, जहाँ पे अभी भाषा जो है ना क्या बोली जाती है, बंगाली, ठीक है, तो वहाँ से ये हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था पश्चिम बंगाल से, और ये भी सन 1826 में। ठीक है, और उस व्यक्ति का क्या नाम था, जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, आगे देखते हैं, आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का नाम लिखिए कह रहा है। तो उससे पहले, मतलब जब 1947 से पहले आज़ाद हमारा देश, तो 1947 में हुआ था ना, तो 15 अगस्त 1947, तो उससे पहले बोल रहे हैं। तो केसरी था, हिंदुस्तान था, सरस्वती था, हंस था, कर्मवीर था, आज है, प्रताप है, प्रदीप है, विशाल है और विशाल। ठीक है, ये सब भारत के क्या थे, आज़ादी से पूर्व के
ये सब समाचार पत्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिर एक क्या आ गया यहाँ पे, चंपा काले काले, ठीक है, अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पे कविता है। इस कविता का सप्रसंग व्याख्या और ये करना है कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको कर बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग बना लेते हो और इसकी विशेषताएं भी थोड़ी सी यहाँ पे है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो एक और है यहाँ पे, निकल रहा है जल निधि तरल पर दिनकर बिंब अंधूरा। ठीक है, तो ये भी है, इसका भी वही बताना है। ठीक है, संदर्भ तो ये उसी टॉपिक मिलेगा। यहाँ पे संदर्भ तो मैंने नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है, प्रसंग यहाँ पे लिखा है। तो ये जिस अध्याय में मिलेगा उस अध्याय से संदर्भ में पाठ का नाम बस आपको याद रखना है इसमें। बाकी सब संदर्भ एक जैसा बनता है, प्रसंग अलग रहता है और व्याख्या इसके बारे में जो जानते हो वो लिखना होता है। ठीक है, तो ये व्याख्या है, यहाँ तक के आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे एक गद्यांश जैसा है बहुत बड़ा। ठीक है, गद्यांश मान लो इसको। तो मोहन उनका चहेता शिष्य था, इस तरह से यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, मोहन किसका चहेता शिष्य था और क्यों कह रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखो इसका उत्तर है, मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था। वह पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र बुद्धि के साथ गायन में भी बेजोड़ था। ठीक है, जिसके कारण मास्टर साहब उसे बहुत चाहते थे, इसलिए। दूसरा प्रश्न क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने किसे स्कूल का मॉनिटर बनाया था, उसका स्कूल में प्रतिदिन पहला कार्य क्या होता था। ठीक है, तो किसको बनाया था भैया, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, मोहन को इन्होंने क्या बनाया था, स्कूल का मॉनिटर बनाया था। ठीक है, तो प्रतिदिन उनका पहला कार्य प्रार्थना संपन्न कराना होता था, ये है। तीसरा प्रश्न क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह को किससे और क्यों उम्मीदें थी। ठीक है, तो ये मोहन ही होगा और किसको होगा। ठीक है, त्रिलोक सिंह को मोहन से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि मोहन ही उसका फेवरेट शिष्य था। तो ये स्टोरी थोड़ी से पढ़ने के बाद समझ में आने लगता है कि ये क्या पूछने वाला है प्रश्न, इसका उत्तर क्या रहेगा। क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि के कारण पढ़ाई में तेज होने के साथ संगीत आदि में भी सभी छात्रों से बहुत आगे था, इसलिए। चौथा क्या है, चौथा है यहाँ पे, कक्षा में किसका सवाल का उत्तर न प्राप्त होने की स्थिति में अंततः मास्टर साहब किससे उस सवाल का हल पूछते हैं और उनका उस छात्र के प्रति क्या अनुमान था। ठीक है, तो ये फिर से वही होगा, मोहन ही होगा। देखते हैं किससे प्राप्त नहीं हुआ था, मोहन से उस प्रश्न का हल पूछते हैं, मतलब जब बच्चों से प्राप्त हुआ तब मोहन से पूछते हैं। उसका मास्टर का उस छात्र मतलब मोहन के प्रति अनुत्तरित प्रश्न का हल होने का अनुमान होता था। ठीक है, ऐसा होता है अगर कोई जीनियस बच्चा होता है, मतलब जीनियस मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, तो हमें अनुमान हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना इसके पास हो सकता है हमारे प्रश्नों का उत्तर होगा, इसलिए हम उससे पूछते हैं, अदर से नहीं पूछते हैं। हमें पता है कि जिसके पास उत्तर नहीं होगा उससे नहीं पूछते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, अक्सर ये उत्तर रखते रहता है, तो ये बता देगा। ठीक है, ऐसा होता है, हर स्कूलों में होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे मोहन कैसे और किसको संतुष्ट कर देता था, तो ये गुरुजी को ही होगा। ठीक है, मास्टर साहब को। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए, तो देखो सर्वत्र एक ही वायु है, सब जगह एक ही जल का अस्तित्व है, एक ही ज्योति से संपूर्ण संसार प्रकाशमान है, सभी पात्र एक ही मिट्टी से निर्मित है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, क्यों न प्राणी के रूप में विभिन्नता हो। ठीक है, ये है। इसके बाद देखो यहाँ पे शहरी विकास की चुनौती के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है, नहीं ये अलग है, ये टॉपिक है एक, शहरी विकास की चुनौती के बारे में एक टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको देख लेना, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्रकार के निबंध के हिसाब से है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक देख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद न्याय और नीति सब लक्ष्मी के लिए खिलौना है, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के देख लेना, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। चलो देख लेते हैं, छोटा है तो। आज लोगों की भ्रष्टाचारी मानसिकता के कारण सब कुछ बिकाऊ सा हो गया है, यहाँ तक कि न्याय और नीति भी धन बल के सम्मुख नर्तन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं, तो भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं, तो देखो भारत माता से अर्थ है धरती से होता है। नेहरू जी ने उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए
उन्हें यह बताने की कोशिश करते कि वे जो भारत माता का अर्थ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वह अर्थ तो भारत माता का है, किंतु इसके साथ ही समग्र हिंदुस्तान की भूमि, उसमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पहाड़, वन और आज सब जैसी करोड़ों जनता भी भारत माता ही है। अगला है, लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो सहज सुरीलापन, ठीक है, ये है एक। दूसरा, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ ठीक है, निर्मल स्वर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे इसको देख लेना। अंदर में स्वरों की कोमलता एवं मुग्धता, ठीक है, इसको देख लेना। फिर है नादमय उच्चार, ठीक है, इसको देख लेना। और श्रृंगार, और क्या दिया, सिंगारा अभिव्यक्ति दिया हुआ है, शास्त्र शुद्धता दिया हुआ है, ठीक है। ये अंतिम था, छः कम से कम याद होना चाहिए। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या होगा, देखो, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, क्योंकि कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाली पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरा रहता है। कुइयों मतलब कुआं की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है, ठीक है। तो ये कुआं की बात करें, कुइयों बोल दिया तो ऐसा थोड़ा डाउट हो जाता है। कुआं समझो तो बहुत आसान होता है, और ये ग्राम के अंदर ही आएगा, क्योंकि कुआं जो है ग्राम में ही रहता है, ग्राम पंचायत में, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको इसको कट में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ तक, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। तीसरा हिस्सा में मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो एक बार पढ़ लेना, इन सभी को पढ़ना बस है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बाद याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रावती स्थल किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर थोड़ा सा बड़ा है क्या छोटा है, चलो इसको देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार के लिए पड़ाव डालकर सदुपदेश दिए थे, उन स्थलों को गुरु घासीदास के रावती स्थल कहा गया है। इसके बाद है, किन किन घटनाओं के फलस्वरूप घासीदास के मन में वैराग्य जागा, यदि उनकी जगह आप होते तो आप क्या कहते, ठीक है। तो ये इसका उत्तर बड़ा रहेगा, मैं इसको दिखा देता हूँ, पढ़ लेना। गुरु घासीदास की स्टोरी बहुत अच्छा है और पढ़ने में अच्छा लगता भी है इसकी स्टोरी, ठीक है। इसका असली नाम था अमरदास था ना, चलो सॉरी अमरदास बोल रहा था। इसके पुत्र का नाम है क्या, गुरु घासीदास, हाँ ठीक, उसके पुत्र का नाम है, बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, ठीक है, हाँ ठीक है, वही है, ठीक, पढ़ लेना एक बार। आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी ज़मीन से बेदखल करना कितना न्याय संगत है, आपस में विचार विमर्श कर लिखिए। इसका भी उत्तर मैं दिखाता हूँ। अब बड़ा प्रश्न आ रहा है यहाँ तक के, ठीक है, और यही इसका अंतिम प्रश्न है। तो इसमें जितने प्रश्न मैंने अभी आपको दिखाए, ये सब प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं, और इन सभी प्रश्नों की अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है।